स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट की गपशप में। आज के इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे मिड एंड लार्ज कैप कंपनीज को लेके आए हैं जिन्होंने पिछले 5-6 दिनों के अंदर अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे एंड इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे आए। दोस्तों हमारी कोशिश इस वीडियो के थ्रू ये थी कि हम कोई अननोन कंपनी ना लेके आए, हम ऐसी कंपनीज को ही चूज करें जो कि वेल नोन है, जो कि आप सबको पता होगा, ताकि उस पर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा एडिशनल रिसर्च करने की ज़रूरत ना हो, आप थोड़ा बहुत चीज़ें चेक करके इन्वेस्ट भी कर सके। तो दोस्तों आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये स्टॉक्स आपके साथ पहले से है। दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे हमें आप तक अपने वीडियोस को टाइमली मैनर में पहुंचाने में सहायता मिलती है और यूट्यूब भी हमारे वीडियोस को और ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचाता है। दोस्तों इस चैनल में हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस सर्टेन वीडियोस के टाइमली मैनर में पोस्ट करते रहते हैं, तो आपके लिए चैनल बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होगा। तो दोस्तों जो पहली कंपनी है हमारे लिस्ट में इस 5 कंपनीज में से, उसका पहला नाम है सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो दोस्तों सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ये एक ऐसी कंपनी है जो कि डिपॉजिटरी की तरह काम करती है। यहाँ पे आपके जो स्टॉक्स है जो और म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स है, कमर्शियल पेपर्स की होल्डिंग्स है, ट्रेजरी बिल्स की होल्डिंग्स है, इन सबको डीमैट फॉर्मेट में काइंड ऑफ एक बैंक अकाउंट की तरह हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारे पैसे हमारे सेविंग्स अकाउंट में रहते हैं, वैसे ही हमारे जो सिक्योरिटीज होती है वो सीडीएसएल के अंदर डीमैट फॉर्मेट में रहते हैं। ये अपनी सर्विसेज बहुत लोगों को देते हैं, एक तो एक्सचेंजेस को प्रोवाइड करते हैं, दूसरे फंड हाउसेस को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये जो होल्डिंग और डीमैटलाइज फॉर्मेट में आईपीओ करना है, उन सब को लेके भी अपने सर्विसेज कंपनीज को देते रहते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसके बाद बात करें तो इस कंपनी ने जो अभी रिजल्ट पोस्ट किए हैं वो बहुत ही अच्छे पोस्ट किए क्वार्टर 1 में। इन्होंने लास्ट साल सेम क्वार्टर में 80 करोड़ का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड नेट प्रॉफिट 74 करोड़ का पोस्ट किया था आफ्टर टैक्स। वहीं अगर हम इस साल क्वार्टर 1 की बात करें तो 154 करोड़ का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है सीडीएसएल ने और 134 करोड़ का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पोस्ट किया है। तो इनका अगर आप देखेंगे 74 करोड़ से बढ़ के 134 करोड़ नेट प्रॉफिट हो गया है, जो कि करीब करीब 70-80% का ग्रोथ दिखाता है। दोस्तों अगर हम इनके लॉन्गर टर्म में शेयर होल्डर्स की वैल्यू को लेकर बात करें तो इनका जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 10 साल में वो 25% कैगर से हुआ है, लास्ट 5 ईयर्स में 33% कैगर से हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 10 साल में 29% कैगर से हुआ है और 5 साल में 30% कैगर से हुआ है। वहीं अगर हम इनके स्टॉक प्राइस की बात करें तो पिछले 5 साल में 67% कैगर से सीडीएसएल ने अपने स्टॉक प्राइस में ग्रोथ की है। वहीं पिछले 3 साल में 22% कैगर से अपने स्टॉक प्राइस में ग्रोथ सीडीएसएल ने की है। तो दोस्तों ये आपको एक चीज समझनी ये होगी कि डिपॉजिटरी इंडस्ट्री भी जैसे हमारा कैपिटल मार्केट्स में एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री होती है, उसी की तरह थोड़ी सी सिक्लिकल होती है। जिस टाइम पे कोई मार्केट्स हमारा बुल मार्केट चल रहा होता है उस टाइम पे बहुत लोग बहुत चीजें करते हैं, लाइक आपके जो ईटीएफ ट्रेडिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, बहुत सारी चीजें, आईपीओ ज्यादा आती है, तो उस टाइम पे डिपॉजिटरीज कमाती ज्यादा है। जिस टाइम पे मार्केट बियर रन चल रहा होता है उस टाइम पे सब लोग भाग जाते हैं स्टॉक मार्केट से डर के, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको थोड़ा सिक्लिकल नेचर इन बिजनेस का देखने को मिलेगा। तो इन द लॉन्गर रन तो मुझे लगता है इंडिया में ये बिजनेस एक 1 और 2 डिकेड्स में प्ले आउट होने वाला बिजनेस है। बहुत अभी बहुत ग्रोथ स्पेस है इस बिजनेस के पास आगे ग्रो करने के लिए। बट आप लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो जरूर से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले और ये देख ले कि वैल्यूएशंस आपको कैसे मिल रहा है। दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है एफएल इंडिया। आपको पता होगा कि एफएल इंडिया एक डिजिटल मार्केटिंग के डोमेन में काम करने वाली कंपनी है, जो कि अपने कस्टमर्स को, अपने एंड यूजर्स को कन्वर्जन करवाने, मार्केटिंग, टारगेटेड मार्केटिंग करने को लेके कुछ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली क्या है और इनके नंबर। दोस्तों अगर हम एप्पल इंडिया के बिजनेस मॉडल की बात करें तो इनका जो मेन बिजनेस मॉडल है ये एक प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। इसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स है। एक हो गया इनका कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जो कि कलेक्ट करता है और एनालाइज करता है यूजर बिहेवियर, उनके प्रेफरेंस और डेमोग्राफी डेटा को, एंड उसके बेसिस पे कंज्यूमर प्रोफाइल बना के अपने बैकएंड में स्टोर कर लेता है। अब इस जो डेटा को इन्होंने स्टोर किया, एनालाइज किया, उसके बेसिस पे टारगेटेड मोबाइल एड शो करता है कंज्यूमर्स को, जिससे कि कंज्यूमर के एंड से जो एंगेजमेंट एंड कन्वर्जन का लाइक्लीहुड बढ़ जाए। अब दोस्तों तीसरा पार्ट है कि ये अपने कस्टमर्स को चार्ज करते हैं कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर से। ज्यादातर जगहों पे जो चार्जिंग होती है वो इम्प्रेशन के बेसिस पे होती है, बट ये लोग इम्प्रेशन या
क्लिक्स के बेसिस पे चार्ज नहीं करते, ये तभी चार्ज करते हैं अगर इनका यूजर कस्टमर का कोई प्रोडक्ट खरीद लेता है फाइनली। तो अब इसके केस में कस्टमर्स को भी इनके बहुत फायदा मिल जाता है, क्योंकि एक तो इन्हें टारगेटेड ऐड मिल जाता है, कस्टमर कन्वर्जन के बाद पे करना होता है तो उनका जो आरओआई है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो इंक्रीज हो जाता है कस्टमर्स का। एड फ्रॉड्स बहुत कम होता है, बिकॉज एप्पल के जो एम्प्लॉयज है ये एडवांस टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय करता है एप्पल, जो कि एड फ्रॉड को डिटेक्ट करके प्रिवेंट करने में भी काम करता है, और इससे एड बजट भी बहुत बच जाता है इनके कस्टमर्स का। तीसरा दोस्तों ये है कि इनका जो इंसाइट होता है वो बहुत ज्यादा डेटा ड्रिवन है, बिकॉज ये लोग कंज्यूमर के हर एक मूव को अपने पास स्टोर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, एंड उसके बेसिस पे ही कैंपेन्स चला के कंज्यूमर्स को दिखाते हैं। तो इसकी वजह से जो कस्टमर्स है उनके लिए ये बहुत ही हाई वैल्यू एडेड सर्विस की तरफ बन पाते हैं, दैट्स व्हाई एप्पल इंडिया इतने अच्छे नंबर्स पोस्ट कर पा रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि एप्पल इंडिया के नंबर्स कैसे रहे थे लास्ट क्वार्टर में। दोस्तों अगर हम बात करें, एप्पल इंडिया ने जून 2024 क्वार्टर में रेवेन्यू 520 करोड़ का पोस्ट किया था, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 407 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर सेल्स में एप्पल इंडिया ने 28% का ग्रोथ पोस्ट किया है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में 31% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें देखने को मिला है, जो कि 86.6 करोड़ से बढ़ के 66.2 करोड़ पहुंच गया। अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो अर्निंग्स पर शेयर 6.18 रुपीज से बढ़ के 4.97 रुपीज से बढ़ के 6.18 रुपीज हो गया इस क्वार्टर में, जो कि ईयर ऑन ईयर 24% का ग्रोथ है। एप्पल इंडिया का टोटल मार्केट कैप अभी 21,000 करोड़ के आसपास का है, तो दोस्तों आप इसको अभी भी मिड कैप के रेंज में ही समझ सकते हैं। एंड इनका जो प्राइस टू अर्निंग्स है वो 65.5 है, तो प्राइस टू अर्निंग्स थोड़ा सा ज्यादा है, बट अगर इनका आप ग्रोथ देखेंगे तो मे बी ग्रोथ की वजह से जस्टिफाइड है। बाकी वैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी स्टडी करनी है आपको, आप खुद से जरूर कीजिएगा, एंड देन ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाइएगा। अब दोस्तों हम लोग ये देख लेते हैं कि एप्पल इंडिया ने अपने लॉन्गर टर्म में कैसा परफॉर्म करके दिया है अपने लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स को। हमारा चैनल लॉन्ग टर्म शेयर होल्डिंग को ही प्रमोट करता है, एंड उसी के लिए टारगेटेड ऑडियंस के लिए हम वीडियोस बनाते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो एप्पल इंडिया ने 5 साल में 50% कैगर से अपना सेल्स ग्रोथ किया है। इनका प्रॉफिट ग्रोथ 44% के कैगर से रहा है, और जो इनका स्टॉक प्राइस सीएजीआर है लास्ट 3 साल में 21% का कैगर एप्पल इंडिया ने दिया है। लास्ट 3 साल में इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो 53% के कैगर से ग्रो किया था, और प्रॉफिट ग्रोथ 30% के अगर से ग्रो किया है। तो अगर आप ऐसा देखेंगे कि स्टॉक प्राइस जो ग्रोथ है वो प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ से बहुत कम है, तो इस वजह से आप ये सोच सकते हैं कि मे बी एप्पल इंडिया में अभी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है आगे भी इनकी कंपनी के शेयर प्राइस में। दोस्तों जो तीसरी कंपनी है हमारे आज के लिस्ट में, उसका नाम है अमारा राजा बैटरीज। ये कंपनी का मेजर काम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड डे टू डे यूज में जो बैटरीज यूज में आती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो दोस्तों अगर हम अमारा राजा के बिजनेस मॉडल को थोड़ा और डिटेल में देखें, तो अमारा राजा एक मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि फोकस्ड है बैटरीज के सेल और प्रोडक्शन पे। बट पिछले कुछ सालों में ये थोड़े और सेक्टर्स में भी डाइवर्सिफाई किया है इन्होंने अपने बिजनेस को। पहले तो जो इनका कोर बिजनेस है उसको देख लेते हैं, तो ये दो तरीके के बैटरीज बनाते हैं, एक ऑटोमोटिव बैटरीज और दूसरा इंडस्ट्रियल बैटरीज। ऑटोमोटिव बैटरीज में ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है लेड एसिड बैटरीज, जो कि बोथ टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स में लगते हैं। ये अपने बैटरीज को ओईएम्स को डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज रिप्लेसमेंट के लिए भी इनकी बैटरीज यूज होती है। अगर हम इंडस्ट्रियल बैटरीज की बात करें तो इनके बैटरीज यूपीएस में यूज होते हैं, टेलीकॉम में यूज होते हैं, रेलवेज में यूज होते हैं, मोटिव पावर में यूज होते हैं। अब जो इन्होंने अपने बिजनेस को थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई किया, वो इन्होंने किस एरियाज में किया उसको देख लेते हैं। इन्होंने बेसिकली अपना जो पावर कंट्रोल प्रोडक्ट है वहां पे ये गए, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं इन्वर्टर्स, चार्जर्स, और इसी की तरीके से जो और प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी हमारा राजा के प्रोडक्ट सब हमें देखने को मिलते हैं। ये ल्यूब्रिकेशन के सेगमेंट में भी जा चुके हैं, ये फास्टनर्स जो आपके गाड़ियों में होते हैं उसके सेगमेंट में भी जा चुके हैं, एंड ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की कंपोनेंट्स की प्रोडक्शन और असेंबलीज में भी काम कर रहे हैं। तो इनका जो मेजर बिजनेस मॉडल है वो पूरी तरीके से, एक तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग का, दूसरा हो गया स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, तीसरा है कि डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट रेंज को, एंड चौथा है कि अपने आर एंड डी पे बहुत फोकस करते रहते हैं। तो दोस्तों अब अगर अब इनके नंबर्स की बात हम लोग कर ले कि नंबर्स इन्होंने इस क्वार्टर में कैसे पोस्ट किए हैं, तो अमरा राजा ने ईयर ऑन ईयर सेल्स में 13% की ग्रोथ पोस्ट किया है। 3,131 करोड़ का नेट सेल्स रजिस्टर किया है अमरा राजा ने जून 2024 क्वार्टर में, जो कि सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में 2,771 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 245 करोड़ का नेट प्रॉफिट रजिस्टर किया है अमरा राजा ने, जो कि 23% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 199 करोड़ के सेम क्वार्टर लास्ट ईयर के प्रॉफिट से।
ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में 15% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है, जो कि अब 13.36 रुपीस का हो गया है पिछले साल सेम क्वार्टर में 11.63 रुपीस से बढ़ के। जो मार्केट कैप है अमर राजा एनर्जी बैटरीज का वो अभी 29,510 करोड़ के आसपास का है, एंड जो प्राइस टू अर्निंग्स है वो 31 करोड़ 31 रुपये के आसपास है। तो अगर आप मार्केट कैप देख के बताएंगे तो ये कंपनी भी मिड कैप में आती है। और जो इनका बिजनेस मॉडल है, जिस डोमेन में ये लोग है, बैटरीज, आपको पता है फ्यूचर ईवीज का ही होने वाला है। फ्यूचर में बैटरीज और पावर जनरेशन की रिक्वायरमेंट और बढ़ती जाएगी एज एंड व्हेन कोई भी इकोनॉमी थोड़ा ज्यादा पैसे आते जिस इकोनॉमी में पावर कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें कि अमर राजा ने अपने लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स को कैसे रिवॉर्ड किया है, क्योंकि हमारा ये चैनल लॉन्ग टर्म शेयर होल्डिंग को ही प्रमोट करता है, एंड ऐसे ही कस्टमर्स को हम टारगेट करते हैं, ऐसे व्यूअर्स को हम टारगेट भी करते हैं। तो अब अगर हम इनके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में अमर राजा ने 13% कैगर से अपना सेल्स ग्रो किया है। पिछले 5 साल में 11% कैगर से ग्रो किया है अपना सेल। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ 9% और 13% के कैगर से हुई है रेस्पेक्टिवली 10 साल और 5 साल में। और स्टॉक प्राइस ग्रोथ 10 साल में 12% कैगर से ग्रो हुई है। वहीं 5 साल में पिछले स्टॉक प्राइस ग्रोथ 20% कैगर से ग्रो होती रही है। अगर हम इनके रिजर्व्स और बोरोइंग की बात करें तो अमरा राजा में अभी 6750 करोड़ के नेट रिजर्व्स है इनके बैलेंस शीट पे, और उनका डेट बहुत ही छोटा 153 करोड़ का है। जो फोर्थ कंपनी है हमारे लिस्ट में उसका नाम है जेके टायर। आप सबको पता होगा जेके टायर एक बहुत ही फेमस टायर की कंपनी है, जिनकी के टायर्स टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स एंड ट्रक सभी में हमें देखने को मिलते रहते हैं। अगर दोस्तों हम लोग जेके टायर के बिजनेस को थोड़ा और डिटेल में देखें तो जेके टायर का मेजर बिजनेस तो मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही है, और ये फोकस करती है प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ टायर्स पे। इनके टायर मैन्युफैक्चरिंग के जो कोर बिजनेस है इसमें मल्टीपल पार्ट्स है। एक तो हो गया इनका प्रोडक्ट रेंज। तो इनके जो टायर्स है वो मल्टीपल सेगमेंट्स को सर्व करते हैं। पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स एंड ऑफ द रोड जो एप्लीकेशंस होते हैं उसके लिए भी इनके टायर्स यूज होते हैं। अगर आप इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स की बात करेंगे तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में आपको दिख जाएगा। इनके डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेल आउटलेट्स इनको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ऑल ओवर इंडिया बहुत रिमोट एरियाज तक पहुंचाते हैं। अगर और ये लोग ओईएम सप्लायर्स के लिए भी, ओईएम के लिए भी एक बहुत बड़े सप्लायर है डायरेक्टली टायर के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। रिप्लेसमेंट मार्केट में ये कंपनी बहुत अच्छा काम करती है। इनके टायर्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स को जाते हैं रिप्लेसमेंट में, जहाँ पे इनके मार्जिन बहुत हाई होते हैं। अब दोस्तों इनका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो दो पार्ट है। एक तो टायर सेल है जो कि डायरेक्ट या एंड कंज्यूमर को करते हैं, ओईएम्स को करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को करते हैं। दूसरा है आफ्टर मार्केट सर्विस। ये अपने टायर रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं टायर केयर सेंटर्स में, जिससे कि इनको अच्छा खासा एडिशनल रेवेन्यू मिलता रहता है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि जेके टायर्स ने क्वार्टरली रिजल्ट्स अपने कैसे पोस्ट किए थे। तो दोस्तों अगर हम इनका नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट में इन्होंने ईयर ऑन ईयर 40% का ग्रोथ पोस्ट किया। इस साल जून 2024 में जेके टायर ने 218 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 2023 में 159 करोड़ का था। तो प्रॉफिट में 40% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें देखने को मिला है। अगर हम अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो अर्निंग्स पर शेयर में हमें 30% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखने को मिला है। इस बार ₹8.11 का ईपीएस पोस्ट किया है जेके टायर ने। वहीं पिछले साल 6.25 रुपीस का ईपीएस पोस्ट किया था। हम मार्केट कैप की बात करें तो जेके टायर 11,240 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, एंड इनका जो पी रेशियो है अभी वो 13 रुपीज का है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि लॉन्गर रन में जेके टायर्स ने अपने शेयर होल्डर्स को, जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स है, उनको कैसे रिवॉर्ड किया है। 10 ईयर्स में जेके टायर्स ने 7% का सेल्स ग्रोथ कैगर किया है एंड 11% का प्रॉफिट कैगर किया है। वहीं स्टॉक प्राइस 21% के कैगर से जेके टायर की ग्रो हुई है। 5 ईयर्स में बात करें तो 8% कैगर का सेल्स ग्रोथ है। 5 ईयर्स में प्रॉफिट कंपाउंडेड कैगर 33% का है, स्टॉक प्राइस 50% कैगर से ग्रो किया है। तो अगर हम देख रहे हैं कि इनके जो स्टॉक प्राइस है वो इनके प्रॉफिट और सेल्स के नंबर से कहीं तेजी से आगे बढ़ा है, जो कि कहीं ना कहीं हमें बताता है कि मे बी बिजनेस में थोड़ा सा स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन हो सकता है। दोस्तों आज की लिस्ट में जो हमारी आखिरी कंपनी है उसका नाम है डिवीज लैबोरेटरीज। आपको पता होगा कि डिवीज लैब्स फार्मास्यूटिकल डोमेन की एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में। ये एपीआई मैन्युफैक्चरिंग, एपीआई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो बिजनेस है उस पे इन्वॉल्व है। अगर हम डिवीज लैब्स के नंबर्स की बात करें तो डिवीज लैब्स ने बहुत ही अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं इस साल। जून 2024 में डिवीज लैब्स ने 2118 करोड़ का नेट प्रॉफिट, नेट सेल्स रजिस्टर किया है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1778 करोड़ का था। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 19% का सेल्स ग्रोथ डिवीज लैब ने रजिस्टर किया है।
वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो उस पर 21% का प्रॉफिट ग्रोथ रजिस्टर करते हुए इस डिवीज लैब ने 430 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है जून 2024 में। वहीं जून 2023 में ये नंबर 356 करोड़ का था। इनका जो अर्निंग्स पर शेयर है वो नेट प्रॉफिट के बिल्कुल प्रपोर्शन में ही ग्रो हुआ है, जो कि हमें बताता है कि इनके शेयर कैपिटल में कोई डायल्यूशन नहीं आया है। 16.2 रुपीज का नेट अर्निंग्स पर शेयर पोस्ट किया है डिवीज लैब्स ने। वहीं वो पिछले साल 13.4 रुपीज का था। तो अर्निंग्स पर शेयर में भी 21% का ही इंक्रीमेंट आया है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो डिवीज लैब्स एक बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। 1,32,502 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की, और प्राइस टू अर्निंग्स डिवीज लैब्स का अभी 80 रुपीज का है। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि डिवीज लैब्स ने अपने लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स को कैसे रिवॉर्ड किया है, तो लॉन्गर रन में डिवीज लैब्स का अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 साल में 12% कैगर का है। प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 8% कैगर से है। अगर हम 5 साल की बात करें तो सेल्स ग्रोथ 10% कैगर से ग्रो किया है और प्रॉफिट 3% कैगर से ग्रो किया है। वहीं अगर हम इनका स्टॉक प्राइस देखें तो ये अपने सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा है, जो कि हमें ये बताता है कि इनके वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं स्ट्रेच्ड हो सकते हैं। अगर दोस्तों हम लोग इनके रिजर्व्स की बात करें तो बैलेंस शीट पे इनके 13,518 करोड़ का नेट रिजर्व है, एंड जो बोरोविंग है वो महज 3 करोड़ की है। तो इनकी बैलेंस शीट हमें बहुत ही स्ट्रांग दिखती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।